जय हिंद प्यारे साथियों। तो हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा कितनी शक्ति का उपभोग किया जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं शक्ति यानी P बराबर होता है B इंटू आई, और एक और फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, B बराबर IR होता है। यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से P बराबर V इंटू आई की वैल्यू V इंटू R। तो यहाँ से हमारे लिए फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है B की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू दे रखी है। तो इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। P बराबर V स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 और बटे में R यानी 44। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से 11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, P बराबर आ जाएगा हमारे पास 1100 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1100 वाट। दूसरा क्वेश्चन है, वो है क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास एल्कोहल। तो हम जानते हैं एल्कोहल होता है जिसका सामान्य सूत्र ROH। तो R क्या होता है, R होता है एल्किल समूह होता है, और OH ये हाइड्रोक्सिल होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसके बाद होता है हमारे पास हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है RH। R हो गया यहाँ पे एल्किल समूह, X हो गया हेलोजन समूह, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये आते हैं। और इसके बाद कीटोन का सामान्य सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, ये होता है। तो इसमें भी ऑक्सीजन समूह आ रहा है। और इसके बाद है अगला ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सामान्य सूत्र होता है RCOOH, इसमें भी ऑक्सीजन समूह आता है। तो इसमें से किस में ऑक्सीजन समूह नहीं आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा V। इसमें हेलो एल्केन में ऑक्सीजन समूह नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प कल्चर फिशरी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें समुद्री जल से मछली का पकड़ना, दूसरा है कृत्रिम संसाधनों से मछली का पकड़ना, तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों से मछली का पकड़ना, चौथा ऑप्शन है मछलियों की खेती करना। तो दोस्तों जो कल्चर फिशरी वर्ड है इसका अर्थ होता है मछलियों की खेती करना, और जो कल्चर फिशरी होता है उसमें जो उपयोग की जाने वाली मछलियाँ होती हैं उनमें आती हैं रोहू, कटला, मृगल और कार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान DNA प्रतियां बनना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है इसमें लक्षणों की विरासत के लिए, दूसरा है पाचन के लिए, तीसरा है श्वसन के लिए, चौथा है रक्त परिसंचरण के लिए। तो दोस्तों हम जानते हैं जो DNA होता है उसी के द्वारा ही माता पिता से संतानों में लक्षणों का आदान प्रदान होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन A, लक्षणों की विरासत के लिए। जो दोस्तों DNA होता है वो आनुवांशिक सूचना रखने वाला अणु होता है। इसके अलावा इस टॉपिक में कई इम्पोर्टेंट वर्ड आते हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी से रिलेटेड कई बार आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जो जीन होता है वो DNA का वह भाग होता है जो लक्षणों को नियंत्रित करता है। गुणसूत्र DNA से बनी धागेनुमा संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल किस प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते हैं और गुणा करते हैं।
इस क्वेश्चन का अर्थ है कि शैवाल में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो दोस्तों शैवाल में विखंडन प्रजनन पाया जाता है और विखंडन स्पायरोगायरा में भी विखंडन पाया जाता है, जो कि एक क्या है, शैवाल है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि बीजाणु गठन यानी स्पोर फॉर्मेशन, ये राइजोपस या जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसमें पाया जाता है। ये क्या है, कवक है और फर्न में भी पाया जाता है, जो कि क्या है, एक प्लांट है। अब पढ़ते हैं हम मुकुलन हाइड्रा और यीस्ट, इनमें मुकुलन पाया जाता है। द्विखंडन अमीबा और लीशमानिया दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। इसके अलावा बहुखंडन जो कि प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इससे ही क्या होता है दोस्तों, मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हरित लवक करता है, हरित ऊतक सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। तो दोस्तों इसमें पढ़ते हैं हम पहले दृढ़ ऊतक के बारे में। दृढ़ ऊतक जिसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, यह पादपों के कठोर भाग का निर्माण करता है, जैसे कि नारियल की भूसी और नारियल का छिलका। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक। अब हम आगे आते हैं फ्लोएम के ऊपर। तो दोस्तों आपको याद रखना है फ्लोएम मतलब फा मतलब क्या याद रखना है, फूड। फ्लोएम फूड का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है जाइलम मतलब जा मतलब जल, ये जल और खनिज तत्वों का संवहन करता है। ये दोनों क्या हैं, संवहनी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, इसमें किया गया कार्य केवल धनात्मक होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कार्य के बारे में समझना होगा। दोस्तों हम जानते हैं कार्य यानी वर्क W बराबर होता है Fs cos थीटा। कार्य एक अदिश राशि है, तो दोस्तों यहाँ पे cos थीटा आता है इसलिए। अब दोस्तों ये F होता है बल, S होता है विस्थापन और इसमें जो थीटा होता है वो होता है F व S के बीच का कोण, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब जानते हैं हम कि जो कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसके लिए हमको इसके केसेस पढ़ने होंगे, कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा और कब शून्य होगा। तो दोस्तों यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो W बराबर Fs cos 90। हम जानते हैं cos 90 होता है 0 होता है, तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो 0 हो जाएगा। अगला केस है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हों, अर्थात इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो W बराबर Fs cos 0 डिग्री। cos 0 बराबर होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर Fs, यानी इस स्थिति में W यानी वर्क हमारे पास मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट स्थिति है जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हों, अर्थात इनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, तो W बराबर Fs cos 180 डिग्री। जो cos 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ से W बराबर माइनस का Fs आ जाएगा। इस स्थिति में किया गया कार्य मिनिमम होगा। अब आते हैं इसके ऑप्शंस पर। तो पहला ऑप्शन है किया गया कार्य केवल धनात्मक होता है। तो दोस्तों केवल धनात्मक नहीं, स्थितियों के अकॉर्डिंग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन है बल की दिशा के आधार पर कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बल की जो दिशा के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, कभी ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक होगा और कभी शून्य होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि कार्य स्थितियों के अकॉर्डिंग
यानी बल और विस्थापन के बीच बने कोण के अकॉर्डिंग ही धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों, परावर्तन के एग्जाम्पल होते हैं, जिन भी एग्जाम्पल्स में यदि उभरा हुआ या उठा हुआ वर्ड आए तो वो सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि पानी के गिलास में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये सभी अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। अब आते हैं हम ध्रुवीकरण पर। ध्रुवीकरण क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है प्रकाश को किसी खास दिशा में मोड़ना, ध्रुवीकरण कहलाता है। इसका उपयोग हम जो कारें होती हैं उनकी हेडलाइट में करते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है प्रकाश को फैलाना। नेक्स्ट है कुल आंतरिक परावर्तन। इसका उपयोग हम ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। दोस्तों, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो होता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, विलयन की सांद्रता 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है। पहला है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। तो इसमें लेते हैं हम विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। दूसरा है द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें लेते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100% के लिए। नेक्स्ट है आयतन बटे आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो इनसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें है पहला विलेय का आयतन द्वारा आयतन का प्रतिशत, तो यह ऑप्शन सही होगा कि आयतन बटे आयतन। दूसरा है विलयन का द्रव्यमान द्वारा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटे आयतन भी पढ़ा है हमने, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन है विलयन का आयतन द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत। तो दोस्तों, द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान नहीं पढ़ा है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें विलयन का द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान हमने पढ़ा है, तो ये भी हमारे पास सही होगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा व्यक्त नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन इसको विलयन की सांद्रता को व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियमों को अच्छी तरह समझाता है? तो स्थिर अनुपात का जो नियम होता है वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। तो क्या था स्थिर अनुपात का नियम? ये था रासायनिक पदार्थ या यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान की एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साबुन की सफाई क्रिया में मिसाइल की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम मिसाइल की संरचना को समझ लेते हैं। ये है हमारे पास तेल या गंदगी। जब इस पर हम साबुन से रगड़ते हैं तो साबुन की जो झागे हैं वो एक संरचना बना लेती हैं। इसी संरचना को हम मिसाइल कहते हैं। इसी संरचना को क्या कहते हैं? मिसाइल कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मिसाइल होती है इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जो कि तेल या गंदगी की तरफ होता है, यानी अंदर की तरफ होता है। दूसरा भाग होता है जो कि तेल या गंदगी से दूर रहता है, यानी बाहर की तरफ होता है। जो भाग अंदर की तरफ होता है उसे हम जल विरोधी भाग कहते हैं, यानी
हाइड्रोफोबिक भाग कहते हैं, इसे ही पूंछ भी कहते हैं। और जो भाग बाहर की ओर होता है उसे हाइड्रोफिलिक भाग या आयनिक भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है यानी आवर्तकाल पूछा है। तो पहले जान लेते हैं आवर्तकाल क्या होता है। एक तरंग द्वारा एक दोलन के एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति, यानी आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ से हम आवर्तकाल यानी समय निकाल लेंगे, t बराबर 1/f, यानी आवृत्ति हमारे पास दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से आवर्तकाल यानी समय आ जाएगा हमारे पास 0.02 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाली जाती है? तो पहले हम सक्रियता श्रेणी को पढ़ लेते हैं। सक्रियता श्रेणी को जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाय। तो इस ट्रिक के थ्रू हम सक्रियता श्रेणी को जांचेंगे। ये सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी यानी सक्रियता के घटते क्रम में होगी, यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे इन धातुओं की सक्रियता घटती जाएगी। तो यहाँ हम प्लीज से हो जाएगा पोटेशियम, स्टॉप से हो जाएगा सोडियम, कॉलिंग से हो जाएगा कैल्शियम, मी से हो जाएगा मरकरी, ए से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जेब्रा से हो जाएगा जिंक, आई से हो जाएगा आयरन, लाइक से हो जाएगा लेड यानी पीवी, हर से हो जाएगा हाइड्रोजन जो कि एक अधातु है, कॉल से हो जाएगा कॉपर, मी से हो जाएगा मरकरी, स्मार्ट से हो जाएगा सिल्वर और गाय से हो जाएगा गोल्ड, और इसके अलावा प्लेटिनम। अब पूछा क्या गया है कि मध्य में कौन सी धातु आती है? तो मध्य में आती है हमारे पास आयरन यानी Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है और इसका कथन दूसरा है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो दोस्तों जो विभवांतर होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट। अब पढ़ते हैं हम कथन दूसरे के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं B बराबर हमारे पास होता है W/Q, यानी W हो गया हमारे पास कार्य यानी वर्क, Q हो गया आवेश। तो W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो ये होता है जूल बटे कूलाम। वोल्ट का जूल बटे कूलाम होता है, ना कि न्यूटन प्रति मीटर। तो जो कथन दूसरा है वो गलत हो जाएगा और जो कथन पहला है वो सही होगा। तो दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर F/Q। जो E होता है वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F होता है बल, Q होता है आवेश। यानी बल का मात्रक हो गया न्यूटन और Q का मात्रक हो गया कूलाम। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन बटे कूलाम। यहाँ पे E बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो लेंस की जो शक्ति होती है वो P बराबर होता है 1/f, यानी लेंस की शक्ति जो फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम होती है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। अब जानते हैं लेंस की जो शक्ति है कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव। जो लेंस की शक्ति होती है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। यदि फोकस दूरी नेगेटिव तो जो शक्ति है वो भी नेगेटिव होगी, यदि फोकस दूरी पॉजिटिव तो शक्ति भी
पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं फोकस दूरी कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव। तो दोस्तों, अवतल चाहे दर्पण हो या लेंस, फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। उत्तल चाहे दर्पण हो या लेंस, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।